पड़मीय सिरसाणीमिम् गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के परम कांड समुदाय सहज अखंड ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार। कोमटसाजी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है मदाचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार ये अपना चल रहा है और इसमें प्रकृतियों का कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों का यहाँ पर स्वरूप वर्णन विभाजन इत्यादि यहाँ बताया जा रहा है, जिसमें अनेक टॉपिक अपन ने मतलब इस चैप्टर के बांटे हैं। उसमें से मूल और उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप ये अपना विषय चल रहा है। मूल प्रकृतियों का स्वरूप और भेद, मूल प्रकृतियों के भेदों की चर्चा होने के बाद में उत्तर प्रकृतियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। कुल उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 8 कर्मों की कुल उत्तर प्रकृतियां। नूतन जी आवाज चालू करके बोलिए। मैम 148 8 कर्मों की कुल उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। उसमें से यहाँ अपनी आवाज बंद करते जाइएगा जो लोग आप लोग। उसमें से यहाँ अपनी नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां, नाम कर्म की कुल कितनी है? 93 या 103। उनकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। नाम कर्म की प्रकृतियों को याद करने के हिसाब से कितने भागों में बांटा है यहाँ पर? बोलिए प्रतिभा जी। नाम कर्म की प्रकृतियों को 3 याद करने की बांटा है। 14 पिंड, 8 स्वतंत्र और 10 जोड़े, तो 65 प्लस 8 प्लस 20 103 और फिर 103। 14 पिंड प्रकृतियां हैं, उसकी 65 हो जाती हैं। 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं और 10 जोड़े वाली युगल वाली हैं, तो 10 की 20 हो जाती हैं। तो उसमें अपनी पिंड प्रकृतियों की चर्चा हो गई है लगभग, और 8 स्वतंत्र प्रकृतियों में भी कुछ बची है का उनकी चर्चा बाकी है। अभी जोड़े वाली प्रकृतियों की चर्चा यहाँ बीच में अपनी अभी प्रारंभ हुई है। ठीक है, ख्याल आ गया? एक बार बोलेंगे पिंड प्रकृतियों के केवल नाम नाम। पिंड प्रकृतियां कौन कौन सी हैं उसके? बोलिए सरिता जी। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और अनुपूर्वी और योगति। बढ़िया, ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। 8 स्वतंत्र प्रकृतियां कौन सी हैं? 8 स्वतंत्र प्रकृतियां, बोली कविता जी अजमेरा। गुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और निर्माण और तीर्थंकर। बढ़िया, ये 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं। 10 जोड़े वाली प्रकृतियां कौन कौन सी हैं?
छुट्टियां मनाई पूरी? याद नहीं की कि याद किया हुआ भूल गए? बोलिए शीला भाभी। थोड़ा सा आपका टैब का डायरेक्शन घुमाई ना, आपका फेस एकदम ब्लैक आ रहा है, वो पीछे से लाइट आ रही है। चिल्का पड़ रहा है हाँ, इसलिए। पीछे लाइट है। हाँ, चलिए हाँ, बोलिए। लाइट। त्रस का स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त का अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर का अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, और यश कीर्ति और अपयश कीर्ति। बहुत अच्छा। इस तरह से ये 10 जोड़े वाली प्रकृतियां हैं। देखिए, तो यहाँ अपनी जो 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं उनमें से ये अगु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योग इनकी चर्चा हुई थी, और विहायु गति की भी चर्चा हुई थी। माइक बंद कर लीजिए। इसके बाद में त्रस और स्थावर जोड़े वाली प्रकृतियों की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। त्रस और स्थावर नामकरण। त्रस नामकरण किसे कहते हैं और स्थावर नामकरण किसे कहते हैं? त्रस नामकरण किसे कहते हैं और स्थावर नामकरण किसे कहते हैं? अलका जी, शांति। जिस कर्म के उदय से त्रस पर्याय में जन्म होती उसे त्रस पर्याय कहते हैं, और जो त्रस पना होता है उसे उसे वो त्रस नामकरण कहते हैं। त्रस नामकरण के उदय से। फिर से बोलिए। त्रस नामकरण के उदय से जीवों में जो त्रसपना होता है उसे त्रस नामकरण कहते हैं। तो त्रस नामकरण की तो परिभाषा बना रहे हैं ना। तो जिस कर्म के उदय से जीवों में त्रसपना होता है उसे उसे त्रस नामकरण कहते हैं। कहते हैं। और त्रस नामकरण से त्रस पर्याय में अपने को जन्म हाँ, लेते वही बात हो गई ना, वो हैं। बात वही हो गई। ठीक है। खुद त्रस किसे कहते हैं? माइक बंद कर लीजिए। त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, और 1 इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। ये सामान्य रूप से अपन कहते हैं, लेकिन उस त्रस नामकरण का काम क्या है और स्थावर नामकरण का काम क्या है, या फिर त्रस पने का काम क्या है और स्थावर पने का काम क्या है? तो स्थावर पने का काम है एक जगह पर स्थित रखना, वो स्थावर नामकरण का काम है, या वो स्थावर पना है। और जिसके माध्यम से जीव इधर उधर गमन करें वो त्रस। तो एक स्थान पर बनाए रखना या बनाए रखना, ये स्थावर नामकरण के उदय से होता है। तो क्या सभी स्थावर स्थित रहते हैं एक जगह पर? सभी स्थावर एक जगह पर स्थित रहते हैं? कोई स्थावर चलते फिरते हैं? कौन से स्थावर चलते फिरते हैं? सुनीता आंटी, कौन से स्थावर चलते हैं? पानी और अग्नि, ये तो चलते हैं। हवा, वायु। हवा अग्नि कौन वायु सी चलती? अग्नि कौन सी चलती हुई आती है आपके पास? चलती हुई तो नहीं आती, पर उठती तो लगते तो उठती है ना उससे। रजनी जी, मुंबई। आवाज चालू करिए। नहीं, अग्नि तो लेकिन ऐसे फैलती भी है ना, तो उसको अग्नि को अपन चलती भी नहीं बोलेंगे। अग्नि पूरी जंगल में फैल गई। एक बात पूछ रही हूँ मैं और पहले आपसे। हाँ ठीक है, और वायु ठीक है, अग्नि की आप लॉजिक दे रहे हैं, और वायु और जल हाँ। ये तो सभी मान रहे हैं, ये चलते हैं। हवा तो चलती है, बोलते ही हवा चल रही है, हम बोलते ही ऐसा है। देखिए, इनका जो गमन होता है, वो जो गमन हम कह रहे हैं, वो वास्तव में उनका गमन नहीं है, वो तो किसी के आधार से, किसी के माध्यम से वो उनका जो गमन देखा जा रहा है वो होता है। एक इंद्रिय जीवों में या स्थावर जीवों में विहायो गति नाम कर्म का उदय नहीं होता, इसलिए उनका गमन नहीं होता।
तो वास्तव में वो एक जगह ही रहते हैं, पर वो तो किसी के प्रेशर से, दूसरे के धक्के से, किसी के निमित्त से, अन्य पुद्गलों के निमित्त से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन देखा जाता है। और अग्नि है तो वो अग्नि फैलती है, तो वो जो अग्नि फैलती हुई दिख रही है तो वो उसके ईंधन, आगे आगे ईंधन है ना, तो वो उस रूप में वो वही अग्नि थोड़ी ना आगे जा रही है जो यहाँ लगी हुई है, वो ईंधन को आगे आगे ग्रास्प कर रही है उस हिसाब से, तो उसको फैलने को चलना रूप से हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थावर जीव चलते नहीं है। ठीक है, यहाँ तो अपन नाम कर्म की परिभाषा देख रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए। तो स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं और त्रस नाम कर्म कैसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय से जीव त्रस होते हैं तो त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्थावर होते हैं तो स्थावर नाम कर्म। अभी तो कर्म की परिभाषा देख रहे हैं, लेकिन जब हम जीव की तरफ से देखेंगे कि त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा बनती है कि जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस कहते हैं, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उन्हें स्थावर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चलने फिरने और रुके रहने वाली परिभाषा में फिर वही थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो अगर कोई त्रस है और वो रुका हुआ है तो उसको त्रस कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और कोई स्थावर हमको ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो परिभाषा ये होती है कि जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस। और अब अभी तो हम पढ़ रहे हैं नाम कर्म, तो त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं और स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय से जीव में त्रसपना होता है वो त्रस नाम कर्म कहलाता है, और जिस कर्म के उदय से जीव में स्थावरपना होता है वो स्थावर नाम कर्म कहलाता है। ठीक है, पन्ना क्यों लगाया मैम? त्रसपना मतलब त्रस होते हैं ऐसा भी कह सकते हैं, त्रसपना मतलब त्रस संबंधी, त्रसपना यानी भाववाची उसको लिया है कि त्रस से रिलेटेड जो काम त्रस करते हैं उसको बताने के लिए त्रसपना। जैसे मनुष्यपना, मनुष्यत्व बोलते हैं ना, वो भी कह सकते हैं मनुष्य होते हैं, ऐसे त्रस होते हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन त्रसपना कह के वो उसको भाववाची लिया है। ठीक है, चलिए आगे। बादर और सूक्ष्म, ये भी अपनी चर्चा हुई थी, एक बार और देख लेते हैं फिर से। बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। मैम बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। ये आज आज तो चला लीजिए, कल से कुछ करेंगे इसमें। सही आ रही है एकदम आवाज। बराबर है। ठीक है, ठीक है, चलिए। बादर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से, देखो और सरल परिभाषा इसकी बनानी, यहाँ तो जो परिभाषा दी है, लेकिन जैसे ऊपर अपन ने त्रस नाम कर्म की बनाई है, वैसे बादर नाम कर्म किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय से जीव बादर कहलाते हैं वो बादर नाम कर्म, और जिस कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म होते हैं वो सूक्ष्म नाम कर्म। सिंपल परिभाषा तो ये है, लेकिन यहाँ यही वाली परिभाषा अपने को रखनी है जो यहाँ दी है, कि यहाँ बादर और सूक्ष्म का स्वरूप भी साथ में बताया है, कि जिस कर्म के उदय से दूसरों को रोके, दूसरों से रुके, ऐसा शरीर बने, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। मैम जिस स्क्रीन कर्म नहीं आ रही है। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी बुक की, पीडीएफ स्क्रीन नहीं आ रही है। एक मिनट। अब आ रही? आ रही है मैम। हाँ
आ रही है, पर स्क्रीन की जरूरत नहीं है, सबके पास किताबें हैं ज्योति भाभी। ठीक है रेणु जी, आपको जरूरत नहीं रहेगी, वैसे आपको देखना भी नहीं है, आप तो आंख बंद करके बैठ जाइए, सुनिए। मैम सामने इजी रहता, बुक से मतलब तकलीफ हो रही है। नहीं तो आप देखिए ही मत ना, मैं बोल रही हूँ, आप तो बंद करिए अपनी आंखें और सुनिए बस। ठीक है, चलिए इसको जिस कर्म के उदय से, बादर किसे कहते हैं उसको भी यहाँ साथ में लिया है। जिस कर्म के उदय से दूसरों को रोके और दूसरों से रुके, बादर किसे कहते हैं कि जो दूसरों को रोके और दूसरों से रुके, यानी जो उसको उसके रोके रुके उसकी जगह प्रतिघात को प्राप्त हो, घात को प्राप्त हो, बाधा को प्राप्त हो, ये और दूसरे शब्द भी मिलेंगे। जो दूसरों से बाधित हो और दूसरों को बाधा पहुंचाए, मतलब वही रोके और रुके। बाधा का मतलब मार पीट करना, तकलीफ करना वाली बाधा नहीं। बाधा का मतलब है टकराए, रुके, रोके, कि यहाँ से अब इसके आगे नहीं जा सकते, अगर ये आ गया तो वो रुकेगा, बादर जीव है तो। और ये भी बादर है क्योंकि कोई जीव आएगा तो इसके अंदर से नहीं निकल पाएगा, यहाँ रुकेगा, तो ये भी बादर है। और जो जो दूसरों को रोक रहा है और दूसरों से रुक रहा है, तो जो दूसरों को रोके, मान लीजिए जीव है बादर जीव, ये दूसरों को इसको रोकता है कि आने नहीं देगा, ये इधर आना चाहे तो दूसरों को रोकता है और दूसरों से रुकता है। ऐसा शरीर जिसके कारण से बनता है उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से दूसरों को रोके, दूसरों से रुके, ऐसा शरीर बने, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से किसी को रोके नहीं, किसी से रुके नहीं, ऐसा शरीर बने, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। कौन सा शरीर अच्छा है, बादर की सूक्ष्म? कौन सा शरीर अच्छा है, जवाब देना सबको। बादर की सूक्ष्म कौन सा शरीर अच्छा है? विनीता आंटी उंगली से जवाब दीजिए, एक उंगली की, दो उंगली? अरे आप लोग इतना सोच रहे हैं, उंगली नहीं दिखा रहे, भूल गए क्या आप लोग 8 दिन की छुट्टियों में? आशा आंटी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। क्योंकि बादर सूक्ष्म दोनों ही अच्छा नहीं है, और अपेक्षा करें तो फिर तो बादर अच्छा है। आप दो उंगली दिखा रहे हैं। नहीं, अंगुली मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो बता रही हूँ शरीर कोई सा भी अच्छा नहीं है, मिले नहीं तो बढ़िया है, नहीं, बाकी अगर हाँ, अच्छा अपेक्षा देखे तो बादर अच्छा अभी तो इन दोनों में से अपने को देखना है। है। वो मेरे को अंगुली समझ में तो क्या पता कौन सी, आपने कौन सी बताई मुझे। बादर में एक उंगली है, सूक्ष्म में दो उंगली है। हाँ तो एक देखिए, अभी तो हम वास्तव में बात सही है, शरीर तो कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन बादर और सूक्ष्म जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म होना, सूक्ष्म शरीर केवल एकेंद्रीय स्थावर जीवों के होता है। तरस जीव सभी बादर ही होते हैं, शायद बता चुकी हूँ मैं पहले। और यदि हमें मुक्ति की प्राप्ति होनी है तो उसमें यदि नित्य रूप से देखे जाएगा तो सूक्ष्म जीव होगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी क्या? सूक्ष्म शरीर होगा तो बादर शरीर से ही, यानी बादर नाम कर्म के उदय के साथ ही जीव की मुक्ति होगी। तो उस अपेक्षा से वो यदि अच्छा बुरा, मतलब अच्छा कोई भी नहीं है लेकिन अभी अपन उसमें देख रहे हैं, तो बादर नाम कर्म के उदय के साथ में ही जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है। आगे, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं वह पर्याप्त नाम कर्म है, और जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वह अपर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्त कहते हैं पूर्ण को, प्राकृत में उसके लिए पुण्य पुण्य वर्ड रहता है, पुण्य और अपुण्य। पुण्य यानी पूर्ण, पर्याप्त यानी पूर्ण, और अपर्याप्त यानी अपूर्ण। क्या पूर्ण है और क्या पूर्ण है कि पर्याप्तियां, पर्याप्तियां का मतलब क्या है? परमिशन। आपको शरीर पूरा होगा या आप भाषा बोलने लग जाएंगे या सच सच चालू हो जाएगा, ये अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परमिशन का नाम पर्याप्ति है। और 6 चीजों की परमिशन चाहिए, 6 बातों की परमिशन चाहिए, तो पर्याप्तियां 6 होती हैं। कौन कौन सी 6 होती है पर्याप्तियां?
संगीता जी नाहर। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, सचोवास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ठीक है, ये 6 पर्याप्तियां हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। तो 6 पर्याप्तियां पंचेंद्रियों को होती है, एक इंद्रियों को 4 पर्याप्ति होती है। उस हिसाब से यथायोग्य लगा लेना, सामान्य रूप से 6 कहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से ये पर्याप्तियां पूरी होती हैं, जब भी जीव का जन्म होता है, कहीं से मरण हुआ, विग्रहगति का टाइम पूरा हुआ और जहां जाना है वहां पर जाके जन्म हुआ, तो जैसे ही जीव का जन्म होता है तो वो शरीर के योगी, वहां जाके शरीर बनाना पड़ता है। बना बनाया शरीर ऐसे थैली की जैसे पैकेट है, उसमें जाके जीव घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जहां जाता है वहां पे पूरा सामग्री बटोर के शरीर बनाना पड़ता है। तो वो शरीर को बनाने के लिए आहार वर्गणाओं का ग्रहण, तो आहार वर्गणाओं का ग्रहण करने की शक्ति, उसको कह रहे हैं आहार पर्याप्ति। फिर वो जो वर्गनाएं ग्रहण हो रही है उनको लिक्विड सॉलिड ऐसे रूप में कन्वर्ट करना या उनको विभाजित करना, उसकी शक्ति। ठीक है, तो और फिर ये आहार, इसके बाद में शरीर पर्याप्ति, इसके बाद में फिर वो जो डिवाइड हुए हैं उनको इंद्रियों के रूप में परिणमित कराने की शक्ति, वो इंद्रिय पर्याप्ति। और फिर जो पुद्गलों का ग्रहण हुआ है उसको श्वासोश्वास रूप से परिणमित कराने की शक्ति, तो वो कहलाती है श्वासोश्वास पर्याप्ति। और फिर भाषा वर्गणाओं के रूप पुद्गलों के ग्रहण को भाषा रूप से परिणमित कराने की शक्ति, वो भाषा पर्याप्ति। और मनोवर्गणा के पुद्गलों को मन रूप से परिणमित कराने की शक्ति, वो मन पर्याप्ति। इस तरह से सामान्य से बताया मैंने अभी आपको, ये 6 पर्याप्तियां यानी शक्ति। ये पर्याप्ति है कि अभी परमिशन मिली है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, आपको एक समझ लो ये कार्ड मिला है कि आप ये काम कर सकते हो। इसका शरीर पर्याप्ति का मतलब ये नहीं कि शरीर बन गया, शरीर को बनाने की अभी शक्ति, परमिशन मिली है। आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने की भी शक्ति आई है। तो ऐसी ये शक्ति की पूर्णता जिसके पास में होती है, ये शक्ति जिसको मिलती है सब ये काम कर सके, तो वो कहलाता है जीव पर्याप्त। और जिसके पास ये पूर्णता नहीं होती है, शक्ति ही अभी नहीं मिल पा रही है, उससे पहले ही जिस जीव का मरण हो जाता है वो जीव कहलाता है अपर्याप्त। तो जीव पर्याप्त होते हैं कि अपर्याप्त होते हैं? पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। कैसे होते हैं? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होते हैं और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव अपर्याप्त होते हैं। तो अभी तो हम कर्म की परिभाषा देख रहे हैं, तो उसको इस तरफ से लिख लिया, जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। किसकी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं? कि जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी ही होंगी, और जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं ही होंगी। जिस कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वह अपर्याप्त नाम कर्म है। ठीक है, अब ये जो पर्याप्त और अपर्याप्त जो जीव हैं, वो जीव 3 प्रकार के हैं, यानी अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के हैं, कुल मिला के 3 हो गए। एक तो पर्याप्त जीव है जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं, कंप्लीट हैं, वो पर्याप्त हैं। अब जो अपर्याप्त जीव हैं, वो अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं? एक है लब्धि अपर्याप्त और दूसरे हैं निवृत्ति अपर्याप्त। ठीक है, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। तो अब ये 2 तरह के अपर्याप्त जीव हैं। इन दोनों तरह के अपर्याप्त जीवों के आपको हाँ ना में जवाब देना है। ठीक है, हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। ध्यान से सुन लीजिए, हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। दोनों प्रकार के अपर्याप्त जीव हैं, लब्धि अपर्याप्त जीव और निवृत्ति अपर्याप्त जीव। दोनों प्रकार के अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। हाँ कि ना? दो प्रकार के अपर्याप्त जीव बताए हैं, दोनों प्रकार के अपर्याप्त जीवों के
अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। हाँ के लिए 1 उंगली है, ना के लिए 2 उंगली है। सबकी उंगलियां आनी चाहिए। चेतना जी उंगली कहाँ है? चित्रा जी थोड़ा बीच में करिए, चेतना जी दिख ही नहीं रही आपकी उंगलियां। हाँ अनिता आंटी आपकी भी दिख नहीं पा रही है, आप किधर दिखा रहे हैं? फिर थोड़ा बीच में दिखाइए। हाँ बढ़िया, आ गया दिल लोगों का। निशा आंटी आपने चेंज कर लिया? यही था, ठीक है बढ़िया। हाँ तृप्ति भाभी उंगली कहाँ है आपकी? नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए बढ़िया है, काफी लोगों का सही जवाब है, कुछ लोगों का गलत भी है। और गलत होना अच्छी बात है, मुझे उम्मीद भी थी। तो जो पहली बार सुन रहे हैं उनका गलत ही होगा। देखिए 2 प्रकार के अपर्याप्त जीव हैं, लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त। तो उसमें से जो लब्धि अपर्याप्त जीव हैं उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। लेकिन जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं वो भी हैं तो अपर्याप्त, लेकिन उनके कर्म कौन सा है? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण से वो कुछ ही देर में पर्याप्त हो जाएंगे। तो जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है। लेकिन जब तक वो प्रोसेसिंग चल रही है, पर्याप्तियां पूरी होने की, तब तक तो वो अपर्याप्ति कहला रहा है ना। तो उसको इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, पर उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो अपर्याप्त नाम कर्म, अब 3 तरह के जीव हैं अपने पास में, पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। अब इन तीनों में से अपर्याप्त नाम कर्म का उदय किसके है? लब्धि अपर्याप्त जीवों के ही अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। बाकी जो पर्याप्त हैं या निवृत्ति अपर्याप्त यानी पर्याप्त होने की प्रोसेसिंग में है, उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। फिर से, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होते हैं, लेकिन जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं यानी अभी पूरे पर्याप्त नहीं हुए, होने वाले हैं, तो उनको कहेंगे तो अपर्याप्त, लेकिन उनके कर्म का उदय कौन सा है? पर्याप्त नाम कर्म का ही उनके उदय होता है। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय केवल लब्धि अपर्याप्त जीवों के, यानी जो अपर्याप्त ही रहेंगे, पर्याप्तियां उनकी पूरी होंगी ही नहीं, उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। जो निवृत्ति अपर्याप्त हैं या जो पर्याप्त हैं, उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय होता है। बोलिए रजनी जी। नहीं तो आपने तो कहा वो शक्ति है, तो प्रोसेस तो पर्याप्ति वाले में भी प्रोसेस चल रहा है और निवृत्ति वाले में भी नहीं प्रोसेस नहीं चल रहा है। नहीं, शक्ति का मतलब है, मैंने कहा था वो परमिशन है, वो कोई हाँ सर्टिफिकेट है, वो जीवन भर रहती है। वो शक्ति एक बार अभी स्टार्टिंग में, जैसे ही जीवन का प्रारंभ होता है, जन्म लेता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो शक्ति मिलती है, और वो शक्ति जीवन भर काम करती है, क्योंकि जीवन भर वो वर्गणाओं का ग्रहण करने का काम चलता है। वो वर्गणाओं का ग्रहण होता है, फिर उनका जो भी है रोटेशन, वो आगे की प्रोसेस होती है। तो जैसे कि हमको मकान बनाना है, तो नगर निगम से या जेडीए से या जो भी है, गवर्नमेंट का जो भी है, वहां से हमको कुछ ना कुछ परमिशन लेनी पड़ती है ना मकान बनाने के लिए। एक मंजिल भी चढ़ानी हो तो पहले कोई ना कोई कागज लेकर आने पड़ते हैं अपने को, लीगल। तो वो जो लीगल कागज है, परमिशन है, वो हमेशा रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है मकान बन गया तो अब इसको फाड़ फूड़ के फेंक दो, बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। वो परमिशन हमेशा रखनी पड़ती है। ऐसे ही पर्याप्ति, ये जीवन भर ये पर्याप्त नाम कर्म का उदय चलता रहता है, केवल उतनी देर के लिए नहीं है। तो वो शक्ति की प्राप्ति, यानी वो एक तरह का आपको परमिशन है, एक तरह का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये सर्टिफिकेट अपर्याप्त जीवों को नहीं मिलता, लब्धि अपर्याप्त जीवों को नहीं मिलता। निवृत्ति अपर्याप्त जीव अभी निवृत्ति अपर्याप्त हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। पर्याप्त का मतलब है जिनका मकान पूरा बन गया है, पर्याप्त का निवृत्ति मतलब कंप्लीट, कंप्लीट, और और निवृत्ति मतलब निवृत्ति प्रोसेस में। अपर्याप्त का मतलब है प्रोसेस में है, लेकिन कंप्लीट होगा। मकान भी दुनिया में अपने को ऐसे दिखती है ना, बिल्डिंग्स कुछ है वो अधूरी रह गई हैं, और वो अधूरी रहती हैं, और फिर बाद में आके उनपे बुलडोजर चल जाता है। तो वो है लब्धि अपर्याप्त।
कुछ हैं वो बन रही हैं अभी, साल 2 साल में वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो जो साल 2 साल का उनका टाइम है वो वो कहलाएगा निवृत्ति हो गई। निवृत्ति पर्याप्त। और जो अब बन के तैयार हैं, लोग रह रहे हैं या जो भी ऑफिस वगैरह है, जो जहाँ काम हो रहा है, तो वो कहलाएगा पर्याप्त। पर्याप्ति। ठीक है, प्रतीका जी हो गया आपका या और पूछना है? बोलिए। मैम फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका तो फिर नहीं आंसर आना चाहिए ना इस हिसाब से, तो कि जैसे अपर्याप्त नामकरण का उदय, तो फिर तो सब में जो होगा फिर तो इसका आंसर नहीं होगा ना मैम। नहीं तो था, सब में नहीं होता है, तो नहीं था जवाब। है ना, नहीं था ना मैम जवाब हाँ तो। हाँ, हाँ। बोलिए प्रतीका जी। तो मैम ये अगर ये मतलब इन प्रोसेस है और कभी तो कंप्लीट होगा, तो फिर हमने इसको अपर्याप्त में रखा ही क्यों? मतलब क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं है ना, अभी जो बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो उसको क्या हम पर्याप्त बोल देंगे? बन गई, अभी प्रोसेस में ही है ना, अभी इनकम्प्लीट। मान लो ये तो बिल्डिंग की बात है, कोई फ्लाईओवर बन रहा हो, कोई ओवर ब्रिज बन रहा हो, तो बनेगा, लेकिन अभी अगर कोई अभी से उसको पर्याप्त कह दें तो लोग जाने लग जाएंगे, फिर हम चलें व्हीकल उस पे ले जाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। तो अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट कह रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट होगा डेफिनेटली। तो फिर पर्याप्त में और निवृत्ति अपर्याप्त में डिफरेंस कैसे होगा? जैसे दोनों का अंतर्मुहूर्त होता होगा, तो पर्याप्त में नहीं, थोड़ा टाइम लगता होगा ना बनने के लिए। तो पर्याप्त तो कहला रहा है वो जन्म से मरण तक पूरा हो, जीवन भर। और निवृत्ति अपर्याप्त है वो स्टार्टिंग का अंतर्मुहूर्त, उतनी देर के लिए निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। मतलब पर्याप्त की ही स्टार्टिंग की स्टेज निवृत्ति अपर्याप्त है। हाँ, जो जो जीव पर्याप्त हैं वो सभी स्टार्टिंग में निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जो देव और नारकी हैं, देव और नारकी, सभी देव और नारकी वो पर्याप्त ही होते हैं। ठीक है, जो ये लब्धि अपर्याप्त वाली स्थिति है वो केवल मनुष्य और तिर्यंचों में होती है। देव और नारकी सभी पर्याप्त ही होते हैं, लेकिन जब भी देवों का या नारकियों का जन्म होगा तो जन्म से ही पर्याप्त पूरे हो जाएंगे क्या? उनमें भी निवृत्ति अपर्याप्त वाली दशा बनती है। तो निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं प्रथम अंतर्मुहूर्त में, लेकिन लब्धि अपर्याप्त नहीं होती, उसके बाद में फिर वो पर्याप्त हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये शब्द क्या है और ये बातें आगे थोड़ी काम आएगी बाद में अपने को, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी समझ ले, फिर वहां पर जब आएगी तब और समझेंगे तो पक्की होती जाएगी। देखिए आगे, अब है प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म। जिस कर्म के उदय से एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण हो वह प्रत्येक नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से एक शरीर अनेक आत्माओं के उपभोग का कारण हो वह साधारण नाम कर्म है। ये अपने घुमटसार कर्म कांड में पेज नंबर 46 पे चल रहा है। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक समझ में आता है, प्रत्येक यानी एक और साधारण यानी कॉमन। तो जिस कर्म के उदय से एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण होगा, मतलब है एक जीव का एक शरीर, यानी सबको शरीर, शरीर उपभोग का कारण होता है क्या? शरीर से उपभोग होता है क्या? इस शरीर से उपभोग होता है, जो भी कुछ कर रहे हैं हम वो किससे कर रहे हैं? खाना पीना देखना सोना सुनना, मतलब जो भी काम हो रहा है वो सब शरीर से ही हो रहा है ना, और शरीर को ही यूज लिया जा रहा है, उस शरीर का उपभोग किया जा रहा है। उपभोग तो एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण है, मतलब एक जीव का एक शरीर, सीधी सीधी अपनी भाषा में, कि जिस कर्म के उदय से एक जीव का एक शरीर, वो उसका स्वामी उसका मालिक वो एक जीव होता है, तो वो कहलाता है प्रत्येक नाम कर्म। यानी प्रत्येक यानी पर्सनल, पर्सनल, एक जीव एक शरीर, एक जीव एक शरीर, एक जीव एक शरीर, हर जीव का अपना अपना प्रत्येक का प्रत्येक प्रत्येक पर्सनल पर्सनल शरीर है। तो वो कौन से कर्म के उदय से होता है? वो होता है प्रत्येक नाम कर्म के उदय से। और दूसरी तरफ क्या होता है? जिस कर्म के उदय से एक शरीर अनेक आत्माओं के उपभोग का कारण हो, यानी शरीर तो एक है और उसको यूज कितने जीव कर रहे हैं? अनेक वर्ड ले रहे हैं, अनेक नहीं, अनेक मतलब कितना? अनंत जीव,
एक शरीर अनंत जीवों के उपभोग का कारण हो, यानी कि जिस कर्म के उदय के कारण अनेक एक शरीर के स्वामी अनेक यानी अनंत जीव होते हैं। जिस कर्म के कारण एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। तो साधारण मतलब कॉमन हो गया, सबके बीच में कॉमन। बोलिए भाई साहब। आवाज बंद है। शरीर की तरफ से हुआ ना, ये जीव की तरफ से कैसे हुआ? जीव यानी शरीर, एक जीव का एक शरीर हुआ ना, शरीर की बात चल रही है। हाँ हाँ, हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? मतलब जो कर्म का उदय है वो जीव में है, हाँ, तो वो जीव जो है अनेक मतलब जो है क्या कहेंगे उसको, अनेक शरीर एक जीव के सहारे रहते हैं, ऐसा ऐसा है ना? अनेक शरीर नहीं रहते एक जीव के सहारे, अनेक जीव एक शरीर के सहारे रह रहे हैं। हाँ, जो एक जीव एक एक शरीर के सहारे वो तो हो गया प्रत्येक। अब जो हाँ, जीव जो है अनेक जीव उसके सहारे रहे तो उन जीवों को साधारण नाम कर्म का उदय रहेगा, ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब प्रश्न क्या है आपका इसमें? मतलब जो है ये एक्चुअली ये जो परिभाषा दी गई है शरीर की तरफ से दी गई है, और हमें जीव में लगाना है। तो शरीर की तरफ से ही दी गई है। देखिए भाई, एक तो एक जीव ऐसा है जिसका अपना अपना पर्सनल शरीर है, हाँ, अपना अपना शरीर है। एक जीव ऐसा है कि उसका शरीर भी खुद का नहीं है। उसमें साधारण में क्या क्या होता है? उनका आयु, उनकी श्वासोच्छ्वास, उनका आहार, उनका शरीर, ये सब साधारण होता है। साधारण किसे कहते हैं? कि जहां पर उनकी आयु, उनकी श्वासोच्छ्वास, उनका आहार और शरीर सब एक साथ कॉमन है। अपने को कॉमन में रहना पसंद है कि पर्सनल? अरे कहीं कहीं जाते हैं ना यात्रा वगैरह, बस एक आध दिन के लिए भी हाँ, हमको वही कॉमन कॉमन उसी हॉल या कुछ ऐसा मिल जाए ना शेयरिंग वाला, वो हमको पसंद नहीं है। और घरों में हर छोटे छोटे बच्चे को अपना पर्सनल कमरा चाहिए, हर चीज पर्सनल चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक है शरीर और उसका स्वामी, चलो कभी कभी शेयरिंग ऐसी वाली भी होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है डीलक्स रूम और सेमी डीलक्स के 2 लोग होंगे और कहीं 4 बेड होंगे। तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 वाले बेड नहीं है, यहाँ अनंत बेड एक साथ हैं। इतना कॉमन है। इस, इसकी फीलिंग अभी जो है जो ट्रेनों में जो धसाधस भरे हैं लोग, उससे की जा सकती हाँ, है। हाँ, ठीक है ना। तो ये मतलब अब कौन सा कर्म अच्छा है? कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी कि एक अपना अपना पर्सनल शरीर हो, प्रत्येक नाम कर्म का उदय है। तो माइक बंद कर लीजिए। वो है कि साधारण, ये साधारण नाम कर्म के उदय से जीव साधारण होते हैं, साधारण जीव होते हैं। साधारण नाम कर्म का उदय किन जीवों में होता है? साधारण नाम कर्म का उदय, बोलिए नूतन जी। वो निगोदीय जीवों में होता है। हाँ, वनस्पति का एक वनस्पति का एक वनस्पति निगोदीय का एक जीव। जीव जिन्हें निगोद कहते हैं, उनके हम्म, साधारण नाम कर्म का उदय होता है। वही बाकी प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति ये वही चीज है क्या जो हमने पढ़ी, मतलब पढ़ी है? नहीं, ये वनस्पति अकेले नहीं है। ये अच्छा, देखो, ये जो भी कर्म के उदय जो जोड़े में चल रहे हैं ना, जी। इनमें से किसी ना किसी एक कर्म का उदय सब जीवों के, सभी जो भी संसारी जीव के हैं, तो दोनों हम्म, में से एक का। और जिनके दोनों के उदय एक साथ होते हैं वो भी अपन बाद में देखेंगे कि दो शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर, ये 2 ही पेयर ऐसे हैं जिनके दोनों के उदय एक साथ होते हैं। बाकी जो अपोजिट वाले हैं कि त्रस या स्थावर है, पर्याप्त या अपर्याप्त है, तो किसी एक कर्म का उदय होगा ही होगा, है ना। तो प्रत्येक या साधारण, माइक बंद कर लीजिए, अगर ये केवल वनस्पति में ही हो, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति ऐसा ही हो,
तो सभी संसारी जीवों के फिर दोनों में से एक भी कर्म का उदय नहीं होगा फिर, क्योंकि केवल वनस्पति का एक में ही होगा ही। तो ऐसा नहीं है, सभी जो भी संसारी जीव हैं या तो साधारण नाम कर्म का उदय होता है या प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है। अब साधारण नाम कर्म का उदय केवल और केवल जो साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति का एक जीव है, उन्हीं जिन्हें हम निगोदिया जीव कहते हैं, उन्हीं के होता है। तो उनके अलावा जितने भी जीव हैं, साधारण वनस्पति को छोड़कर जितने भी जीव हैं, उनके कौन से कर्म का उदय होगा? उनके प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय होगा। यानी प्रत्येक वनस्पति, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सब जीवों के प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय होता है। ठीक है, केवल साधारण वनस्पति का एक जो जीव है यानी निगोदिया जीव, उनके साधारण नाम कर्म का उदय होता है, बाकी सभी जीवों के प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय होता है। मैम हाँ, मैम कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा सुनाऊंगी। बोलिए। साहारणानि जैसिम आहारुसासकाय आऊनि ते साहारण जीवा नंतानंत पमाणानम। बढ़िया। इसमें कहते हैं आहार, उस्सास, आऊ और काय, 4 चीजें साधारण होती है। उनका आहार, उनका श्वासोच्छ्वास, उनकी आयु और उनका शरीर, ये सब कॉमन। आयु कॉमन मतलब सबकी उतनी ही आयु होती है, जो एक शरीर में जितने हैं उनकी उतनी ही आयु, उस हिसाब से जन्म मरण एक साथ उनका होता है। रजनी जी बोलिए। ये जैसे किसी भी जीव का शरीर, या जैसे आलू का शरीर, तो ये सब आलू, या अपने शरीर में भी तो बोलते हैं कि जीवों का पिंड है अंदर में, काफी जीव उसके अपने शरीर में भी है, तो वो क्या हुआ? ये जो आलू है, एक्चुअल में जो साधारण वनस्पति है, वो हमारे नेत्र इंद्रिय गोचर नहीं है। हम्म। जो भी साधारण वनस्पति है, ओरिजिनल साधारण वनस्पति हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो आलू आदि हैं, वो साधारण वनस्पति हम उसको कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए परमार्थ से, तो वो साधारण वनस्पति नहीं है, वो सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। यानी उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। वो अकेला इटसेल्फ वो निगोदिया जीव नहीं है, निगोदिया जीवों का पिंड नहीं है। वो है तो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन वो प्रत्येक वनस्पति कैसी है कि उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव उसके आश्रय से रहते हैं, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक बोलते हैं। इसलिए उसमें उपचार से उसी को हम साधारण वनस्पति, जितने भी जमीकंद हैं, आलू, गाजर, मूली वगैरह, उनको हम साधारण कह देते हैं। ठीक है। और खुद का शरीर जिसमें बोलते हैं अपने के जीवों का पिंड है, अपने शरीर हाँ, के अंदर भी। हमारा जो शरीर है, हम जो मैं मनुष्य हूँ इस शरीर के अंदर, तो मेरे प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय है। जो मैं हूँ, जो कहा ना भाई मैं मनुष्य हूँ, तो साधारण वनस्पति को छोड़ के सबको प्रत्येक नाम कर्म का उदय। तो मैं अपने शरीर का मालिक मैं खुद हूँ। मेरे शरीर के आश्रय से त्रसजीव भी रहते हैं, शरीर में हो जाते हैं कीड़े, मतलब होते हैं कीड़े वगैरह हो जाते हैं, और भी त्रसजीव होते हैं, खून वगैरह में, सब मांस में त्रसजीव होते हैं। तो मेरे शरीर के आश्रय से त्रसजीव रहते हैं, पर वो मेरे शरीर के मालिक नहीं, उनका शरीर खुद का अलग है। मेरा शरीर बना रहता है, वो कुछ भी हम माध्यम से, मान लो कोई रोग के कीटाणु वगैरह आ गए, तो फिर हम एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं, तो वो उनको किल कर देते हैं। तो वो सब हो गया, उनका शरीर अलग है, उनका पर्सनल है। साधारण का मतलब तो ये है कि जो एक साथ मेरा मरना, शरीर है वही उनका शरीर हो। मतलब अरे साथ में उसे, मरना, सांस लेना, हाँ, सभी कुछ फिर तो उनका, मेरा मरण हो तो उनका भी मरण उनका भी हो, हो। या उनका मरण हो तो मेरा भी मरण हो, उसका नाम साधारण है। तो हमारे शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव भी रहते हैं, साधारण जीव भी रहते हैं, त्रस जीव भी रहते हैं, लेकिन उनका सबका अपना अपना शरीर है, अपना अपना सबका कर्म का उदय है। ठीक, समझ में आया? हाँ। तो साधारण नाम कर्म के उदय, जिस कर्म के उदय से जो एक शरीर है वो अनंत जीवों के उपभोग का कारण होता है, यानी एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, वो साधारण नाम कर्म कहलाता है। और जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी एक ही होता है, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। इस तरह से ये साधारण और प्रत्येक नाम कर्म तक की चर्चा हुई है। अभी तक समझ लो थोड़ा रिपीट सा हुआ है।
अब कल से अपन चर्चा करेंगे ये आगे स्थिर आदि कर्मों की, कल चर्चा करेंगे। अभी किसी को और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलिए प्रतिभा जी। हाँ, अभी लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें, मतलब सिर्फ साधारण नाम, साधारण जो है उसके अंदर सिर्फ वनस्पति ही आएगा, ये आप कह रहे थे कि साधारण वनस्पति कायिक के ही साधारण नामकरण का उदय होता है। वनस्पति कायिक के भी दो भेद हैं। स्थावर के 5 भेद हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। और वनस्पति के फिर 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो उसमें से केवल साधारण वनस्पति के साधारण नामकरण का उदय है, प्रत्येक वनस्पति के प्रत्येक नामकरण का उदय है। पर बाकी जो पृथ्वी जल आदि हैं और 2 इंद्रिय आदि हैं, सबके प्रत्येक नामकरण का ही उदय होता है। जैसे एक चीज और, जैसे कि वो लौकी है फिर ये सब होता है, वो किस में जाता है, वो प्रत्येक में जाता है, प्रत्येक वनस्पति। है ना? अब वो एक मतलब टॉपिक अलग है वो सारा। उसमें हाँ भी जी, मतलब जैसे वो लौकी भी दोनों को अलग अलग लौकी भी समझने के लिए, हाँ, जैसे कि वो सामान्य एक रूप से चीज है। लौकी प्रत्येक है। हम्म। लेकिन जब लौकी कच्ची होती है, यानी अभी और बढ़ सकती है, थोड़ी अभी कच्ची है, अभी उसमें और बढ़ने की, यानी पूरी पकी नहीं है, उस समय में वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाएगी। है तो प्रत्येक ही, जितनी भी वनस्पतियां हमको दिखती है, जो भी पेड़ पौधे सब दिखते हैं, सब प्रत्येक हैं। अभी मैंने एक बात ये लिख के रख लीजिए, साधारण वनस्पति दिखाई नहीं देती, तो हम किसी की भी तरफ इशारा करके नहीं कह सकते ये वाला पेड़, ये वाली सब्जी ये साधारण है। साधारण वनस्पति दिखाई नहीं देती है। तो जो कुछ वनस्पतियां हमको दिखाई दे रही हैं, वो सब प्रत्येक होती हैं। अब ये है कि हम जो भक्ष्य भक्ष का निर्णय करते हैं, तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है, यानी जिनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव यानी साधारण वनस्पति रहती है, जिनके आश्रय से साधारण वनस्पति रहती है, तो वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। वो भक्षण करने योग्य नहीं होते। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक कुछ अगर एग्जाम्पल? जैसे आलू, जितने भी जमीकंद हैं, आलू गाजर मूली, ये सब हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक, उनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। और वो कभी उसमें से मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी थोड़ी देर के लिए उसमें अनंत है फिर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा सप्रतिष्ठित रहती हैं। अभी जो लौकी है, ये लौकी है, ये जब कच्ची है, परिपक्व नहीं हुई, अभी और डेवलप होने की उसमें कैपेसिटी है। लौकी है, ककड़ी है, जो भी है, भिंडी, जो जितनी भी अपनी जो खाने योग्य अपनी अपन खाते हैं, वो जब तक अभी और बढ़ने की जिसमें क्षमता है, जो कच्ची कच्ची अपन जो बोलते हैं, कच्ची कच्ची अच्छी लगती है, मतलब अभी अभी बढ़ना, अभी समझ लो आंवला वगैरह भी आ रहे हैं, जो भी हैं अभी, लेकिन पेड़ पे लगे हैं, थोड़े कच्चे हैं और बढ़ने की उसमें क्षमता है, तो तब तक वो सप्रतिष्ठित होते हैं। तब तक उनमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं, चाहे लौकी हो, चाहे तुरई हो, चाहे ककड़ी हो, जो भी हो। अभी उनमें और बढ़ने की यदि कैपेसिटी है, तो वो सप्रतिष्ठित होते हैं। और जब वो पूरी परिपक्व हो जाती हैं, अब और बढ़ना मतलब उसमें नहीं होगा, तब वो अप्रतिष्ठित होती हैं, तो वो हम भक्षण करते हैं। ठीक है, भक्षण करने योग्य है तो वो तो हरी वनस्पति कोई भी भक्षण करने योग्य नहीं है वास्तव में। लेकिन अंतर क्या है कि उनमें अनंत निगोदिया जीव हैं, जो सप्रतिष्ठित हैं उनमें अनंत निगोदिया जीव होते हैं, तो उसमें अनंत काय के घात का दोष लगता है। ठीक है, 5 प्रकार मैम के अवस्था आप हमने एक तो देखे थे। एक आप बताते हो ना कि जब वो वनस्पति होती तो एक बार तो वो प्रत्येक होती है, फिर वो मतलब सह प्रतिष्ठित, वो वाली अभी बात अभी बताओ ना अभी एक बार। अभी उतनी डिटेल नहीं बतानी है, अभी तो जितना बताना है उतना नहीं ही, वो और हमको रिवाइज आपको करने। याद नहीं, अभी नहीं, अभी समय हो गया है। बोलिए चित्रा जी। तो ये काई क्या है, कौन सी वनस्पति? काई, जो हरी हरी काई रंग की में दीवालों में लगी रहती है हर जगह काई। काई तो मतलब वनस्पति हमको जो दिख रही है, तो वो तो मतलब प्रत्येक ही है, वो सप्रतिष्ठित के अंतर्गत ही जाएगी, जो भी होगा। ठीक है ना, तो साधारण जो भी वनस्पति हमको दिख रहा है वो आप दिखाई। मतलब साधारण है ऐसा हम कह नहीं सकते। बस अंतर ये करना है कि सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है। चलिए, अब बाकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति आज अपने को वो दूसरी वाली बोलनी है।
नूतन जी आप, मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग जग संग संगत से पंचम का पड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्लिप्तता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ।